हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ये एक मेथड है ग्रुप डेटा के मीन को फाइंड करने का। लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्रुप डेटा क्या होता है, साथ ही हम किसी भी ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि आखिर हमने डायरेक्ट मेथड में क्या सीखा था। तो डायरेक्ट मेथड का जो केस होता है उसमें क्लास इंटरवल गिवन होता है हमें और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। क्लास इंटरवल मतलब कि अगर हमारे पास किसी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा अवेलेबल है तो किस स्टूडेंट ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया इसको हम ग्रुप के बेसिस पे लिख लेते हैं। जैसे 10 to 20 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को हमने एक ग्रुप में रख लिया, 20 to 30 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को हमने एक ग्रुप में रख लिया। इस तरह से हम ग्रुप्स डिवाइड कर देते हैं और उन ग्रुप्स की क्या फ्रीक्वेंसी है, यानी उस ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, इसको लिख लेते हैं। इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब ये जो ग्रुप डेटा का केस होता है इसमें हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया होता है पर xi की वैल्यू नहीं दी होती है। और हमने देखा था कि मीन का जो फॉर्मूला होता है उसमें समीशन ऑफ fi xi को डिवाइड करते हैं समीशन ऑफ fi से। तो फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, ठीक है, हम ऐड करके समीशन fi निकाल लेंगे। अब बात आती है समीशन fi xi की। तो xi जो है इसको हमें खुद से निकालना पड़ता है इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक, डायरेक्ट मेथड के केस के लिए हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल जो होता है उसकी जो दोनों लिमिट्स होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो वही इस क्लास इंटरवल के xi की तरह फंक्शन करता है, यानी कि जो भी हमारा क्लास इंटरवल है उसकी मिड वैल्यू, उसकी सेंट्रल वैल्यू, उसको ले लेंगे, वो xi हो जाएगा। इसी तरह से हम हर क्लास इंटरवल का xi निकाल लेंगे और जब हमारे पास xi और उसका करस्पॉन्डिंग fi मिल जाएगा हमें, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें सीखी थी हमने इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड। अब एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है? तो डायरेक्ट मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो बहुत ज़्यादा होता है, बट ये कैलकुलेशन भी कई बार हेक्टिक हो जाता है। तो इस कैलकुलेशन को कम करने के लिए, यानी अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और बढ़ जाए तो हम कैलकुलेशंस को कम करने के लिए एक नया मेथड यूज करते हैं जो होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड होता क्या है? तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि हम मीन को निकालने से पहले खुद से ही किसी एक ऑब्जर्वेशन को मान लेते हैं कि वो मीन है। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल चलिए क्वेश्चन से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने एज्यूम मीन मेथड के लिए आपकी एनसीईआरटी बुक का ही एक एग्जांपल लिया हुआ है ताकि आपको ये मेथड क्लियरली समझ में आ जाए। तो एज्यूम मीन मेथड में भी हमें जो क्वेश्चंस गिवन होंगे ना उसमें दो ही इंफॉर्मेशन दी हुई रहेगी, एक होगा क्लास इंटरवल और दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर? अब हम इन स्टूडेंट्स के मार्क्स को तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। 10 to 25 लाने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, 25 to 40 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, वैसे ही 40 to 55 के बीच में मार्क्स लाने वाले 7 स्टूडेंट्स हैं। क्लियर? और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब 10 to 25 यानी इस रेंज की, इस क्लास इंटरवल की हम बात करेंगे तो उसमें हम लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं, यानी 10 से लेकर के 24 मार्क्स जिसने स्कोर किया होगा वो इस इंटरवल में लाई करेंगे। 25 को यानी अपर क्लास लिमिट को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, यानी 25 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को हम 25 to 40 के रेंज में काउंट करेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो रिपीट ना करे किसी भी स्टूडेंट का डेटा। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, तो सबसे पहला जो अप्रोच होगा हमारा वो xi फाइंड करना ही होगा, क्योंकि आप कोई भी मेथड यूज करो विदाउट xi मीन नहीं निकलेगा। तो इस केस में भी हम xi बिल्कुल उसी तरह से निकालेंगे जैसे हमने डायरेक्ट मेथड वाले केस में निकाला था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो इंटरवल दिया है 10 to 25, इसका एवरेज क्या हो जाएगा 10 + 25 दैट इज 35, और जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 17.5, यानी 10 से लेकर के 25 तक के बीच में इनका जो मिड वैल्यू आएगा वो 17.5 होगा। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी सारे इंटरवल्स का मिड पॉइंट निकाल सकते हो। अब हमने जब xi निकाल लिया है जिसे हम क्लास मार्क कहते हैं,
तो xi निकालने के बाद डायरेक्ट मेथड होता है, तब तो हम डायरेक्टली xi fi का प्रोडक्ट करके उसको समेशन fi से डिवाइड कर लेते हैं, बट हम तो एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर रहे हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम किसी एक डेटा को, ठीक है, यहाँ xi है, इतनी सारी xi की वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि एक तरह से ये ऑब्जर्वेशन लिस्ट में जो ऑब्जर्वेशंस है उन्हीं की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं। xi एक्चुअल में क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशंस हमें मिले हैं, ठीक है, जो भी डेटा हमने रिकॉर्ड किया है, बट यहाँ पर हमने एग्जैक्ट xi जो है क्वेश्चन में गिवन होगा वो नहीं लिया है, हम हर बार क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू ले रहे हैं, ठीक। अब हमने जब यहाँ पर xi यानी कि सारे क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट्स को निकाल लिया है, तो अगर डायरेक्ट मेथड होता तब तो हम डायरेक्टली xi fi का प्रोडक्ट कर लेते, बट ये जो है ये है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी इसमें हमें किसी एक xi को मीन मानकर चलना होगा। क्यों मानकर चलेंगे, तो क्या होगा कि देखो xi जो है वो एक्चुअल में x की अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक। अब मीन जो आएगा वो क्या होता है, x की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है उसके बीच का कोई नंबर होता है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी होती है ना, मीन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी, यानी जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो जहां से जहां तक वेरी कर रहा है उसके बीच की, उसकी एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो सेंट्रल वैल्यू होती है ना ये हर बार सेंट्रल वैल्यू ही हो, बट 1 से 50 तक स्कोर किया है अगर स्टूडेंट्स ने, तो आप तो डायरेक्टली कह दोगे कि इसका मीन मिड वैल्यू मतलब 25 होगा, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल वैल्यू होती है ना ये एक्चुअल में सेंट्रल वैल्यू को टेंड करती हुई वैल्यू होती है, जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट हो, उसके आसपास का भी पॉइंट होता है, ठीक है। यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी जो है ना वो इस पे डिपेंड करती है कि हमारा डेटा किस तरह से वेरी कर रहा है। अब 1 से 50 तक के बीच में मार्क्स तो दे दिया गया स्टूडेंट्स को, लेकिन हो सकता है कि क्लास के 80% स्टूडेंट्स का मार्क्स 25 से कम हो, तो इस पर्टिकुलर केस में जो सेंट्रल टेंडेंसी आएगी ना वो हो सकता है 25 से थोड़ी कम आ जाए, या फिर हो सकता है डेटा कुछ ऐसा हो कि 80% या ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने 25 के अबव स्कोर किया हो, तो उस केस में सेंट्रल टेंडेंसी हो सकता है 25 से आगे शिफ्ट हो जाए। तो डेटा जिस तरह से वेरी करता है ना उस पर डिपेंड करता है कि जो सेंट्रल वैल्यू आएगी वो उस पर्टिकुलर डेटा के लिए क्या आएगी, ठीक। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं कि xi निकालने के बाद किसी एक वैल्यू को हम मान लेते हैं कि चलो यही इस डेटा का सेंट्रल वैल्यू होगा, ठीक है। अब वो वैल्यू अपने मन से नहीं मानना है, यहाँ पे जो x की वैल्यूज हैं इनमें से किसी एक को भी हम सेंट्रल वैल्यू मान सकते हैं। अब अगर आप इस xi को ध्यान से देखिए तो ये एक तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, क्योंकि क्लास इंटरवल है ना 10 से 25, 25 से 40, उनकी मिड वैल्यूज ली जा रही है। तो क्लास इंटरवल में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्लास मार्क भी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो यहाँ जो ये क्लास मार्क है ये एक तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसके बीच की यानी इनके बीच में जो वैल्यू आ रही होगी वो इन पर्टिकुलर 6 डेटा का मिड वैल्यू होगा। तो उस मिड वाली वैल्यू को हम मान लेंगे कि चलो ये पूरे डेटा का ही मिड वैल्यू है, यानी मीन है, मान के चलेंगे मीन। चलो हम अपने मन से मीन मान लेते हैं, यही होता है एज्यूम मीन मेथड का मतलब। लेकिन अब मैंने जो मीन माना अपने मन से, जरूरी तो नहीं है कि वो मीन हो सकता है जो एग्जैक्ट मीन आए कैलकुलेशन के बाद वो उससे थोड़ी कम आ जाए, थोड़ी ज़्यादा आ जाए। तो एज्यूम मीन मेथड में हम यही काम करते हैं कि हम मीन अपने मन से मानते हैं। अब हमने जो एज्यूम मीन मेथड का कॉन्सेप्ट सीखा है उसको हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है, हमने xi ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, fi आपको क्वेश्चन में ही गिवन होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम डिसाइड करें कि कौन सी वैल्यू हमारी मीन की तरह फंक्शन करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्लास इंटरवल है यहाँ 6 इंटरवल्स हैं, है ना, यानी सेंट्रल वैल्यूज जो होंगी वो 2 वैल्यूज होंगी, एक तो ये 47.5 और एक वैल्यू हो जाएगी 62.5। अब बात ये आती है कि जब हमारे पास 2 वैल्यूज सेंटर में आ जाए तो हम कौन सी वैल्यू को हमारे मीन की तरह एज्यूम करेंगे। तो इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी वैल्यू को, मतलब मिड में जो भी वैल्यूज आ रही हैं उनमें से किसी भी वैल्यू को आप एज्यूम कर सकते हो कि वो मीन है, ठीक है। जैसे सपोज हम इस 47.5 को एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन है और इसे हम अल्फ़ाबेट ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक।
अब हमने 47.5 को तो मान लिया कि ये मीन है, बट एक्चुअल में ये मीन हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो हमें तो चेक करना पड़ेगा ना कि एक्चुअल में ये मीन है या नहीं, यानी जो एक्चुअल वाला मीन है वो कितना डेविएट कर रहा है इस एज्यूम्ड मीन से। तो अब हमारा काम होगा इस डेविएशन को चेक करना। ठीक है, ये जो xi की वैल्यूज हैं, ठीक, इन्हीं के बीच में कोई वैल्यू होगी। ठीक है, या तो इनमें से कोई या फिर इनके बीच की कोई वैल्यू होगी जो एक्चुअल में इस डेटा का मीन रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जिस वैल्यू को हमने मीन एज्यूम किया है, बाकी के ऑब्जर्वेशंस उससे कितना डेविएट कर रहे हैं। ठीक, जैसे हम अगर मीन निकालते हैं तो मीन तो बीच की कोई वैल्यू होती है, तो बाकी वैल्यू उसके आसपास होती है। ठीक है, तो कोई उससे कम होती है, कोई उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। उसी तरह से यहाँ पे भी जो हमने मीन एज्यूम किया है जो कि है 47.5, बाकी xi की वैल्यू जो है उसके आसपास होगी। तो हमें चेक करना है कि ये xi की बाकी वैल्यूज इस एज्यूम किए हुए xi की वैल्यू जिसको हमने मीन माना है उससे कितना डेविएट कर रही है। क्लियर? तो अब हम फाइंड करेंगे डेविएशन की वैल्यू, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे di से, और इस डेविएशन का मतलब है कि xi की वैल्यू एज्यूम्ड मीन से कितनी कम या फिर कितनी ज़्यादा है। क्लियर? तो हम xi में से इस 47.5 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज इससे कम होगी, कुछ वैल्यूज इससे ज़्यादा होंगी, तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? अगर फर्स्ट केस देखें, xi की वैल्यू क्या है फर्स्ट केस में 17.5, यानी इस केस में हम 17.5 में से 47.5 को माइनस करेंगे। तो स्मॉलर वैल्यूज में से लार्ज वैल्यू को माइनस कर रहे हैं ना, तो हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। सो दिस विल बी -30। क्लियर है? इसी तरह से सेकेंड केस देखो कि सेकेंड वाला जो xi है वो एज्यूम्ड मीन से कितना डिफर कर रहा है, तो वो है 32.5 माइनस 47.5, दैट इज -15। इसी तरह से नेक्स्ट वाला तो ये 47.5 खुद ही है, तो इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा। 62.5 47.5 से बड़ा है, तो अब जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव आ जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज 15, 30 एंड 45। अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपको इसमें एक पैटर्न दिखेगा। हर बार ये एज्यूम मीन में दिखता है। क्यों? क्योंकि क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो उनका जो मिड वैल्यू आता है उनके बीच का भी डिफरेंस सेम होता है। तो जब हम सेम वैल्यू को यानी हर बार 47.5 को xi में से माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आते जाता है ना एक के बाद एक इस di का, वो सेम होता है। देखो -30, फिर 15 के गैप पे आया नंबर जो कि 15 है, फिर 15 के गैप पे 0 आया, फिर 15 के गैप पे 15 आया, देन 30, देन 45। तो ये डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। यानी अगर आप 2-3 डेटा निकाल लो तो आगे के डेटा के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस इस ट्रिक को यूज़ करके आगे बढ़ सकते हो। यानी अगर आगे हमारे पास इंटरवल होता ना तो नेक्स्ट DI आता 60, देन अगेन 15 के इंटरवल पे 75, इस तरह से वैल्यूज़ आती जाती हैं। ठीक? और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही बढ़ते हैं, क्योंकि 47.5 तो कहीं ना कहीं बीच में है, तो उसकी पहले की वैल्यूज तो उससे छोटी ही होंगी। यानी जो 47.5 वाला जो इंटरवल है उसके ऊपर की वैल्यूज नेगेटिव होगी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैल्यूज इंक्रीज करते जाएगी सेम इंटरवल पे पॉजिटिव साइड। ओके, और हर बार एक इंटरवल तो ऐसा होगा ही जिसमें DI की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि एज्यूम्ड मीन तो लाई कर रहा है ना इस इंटरवल में, तो उसका डिफरेंस तो 0 हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं कि नेक्स्ट अप्रोच क्या होगा। तो एज्यूम मीन और डायरेक्ट मेथड में बस यही इस DI का ही डिफरेंस था। ठीक है, उसमें हम डायरेक्ट XI FI लेते थे, यहाँ हम XI से डेविएशंस ले रहे हैं। तो अब जो हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे ना वो भी डेविएशन का ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी FI इंटू DI। क्लियर? अब इस FI DI का जो भी प्रोडक्ट होगा उसका अगर हम मीन निकाल लेना तो हमारे पास एक एज्यूम मीन ऑलरेडी है। अब हम डेविएशन का अगर मीन निकालें तो हमें पता चल जाएगा कि जो एक्चुअल वाला मीन होगा वो एज्यूम मीन से कितना डेविएट कर रहा है, कितना कम या फिर ज़्यादा है। तो अब इस FI/DI को बस फाइंड कर लो। तो देखो यहाँ F की वैल्यू है और यहाँ पे D की वैल्यू है।
ठीक, बस इसे मल्टीप्लाई करते जाओ, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लेना। दिस विल बी 2 इंटू -30 दैट इज -60, अगेन दिस इज -45। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लो। अब इन वैल्यूज को फाइंड करने के बाद हमें मीन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो x की वैल्यूज निकालते थे, मीन निकालते थे, तो उसको x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। d की वैल्यूज का मीन निकालेंगे तो उसको d बार से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हो जाएगा समीशन ऑफ fi di बाई समीशन ऑफ fi। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, fi di का सम निकालना है। समीशन ऑफ fi di इज इक्वल टू 435। क्लियर। अब इसी तरह से हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग fi का सम चाहिए, सो समीशन ऑफ fi विल बी इक्वल टू 30। क्लियर। अब जब हमें ये दोनों वैल्यूज पता चल गई है तो बस हमें इन वैल्यूज को यहाँ पर रखना है, दैट इज 435, और इसे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो हमारा जो डेविएशन का मीन आएगा वो हो जाएगा 14.5। और देखो ये जो वैल्यू आई है ना, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, यानी जो हमारा एक्चुअल मीन है वो उसका जो डेविएशन है ना वो एज्यूम्ड मीन से 14.5 ज़्यादा होगा। हमारा जो एक्चुअल मीन होगा दैट इज एक्स बार, वो क्या होगा, जो माना था हमने उसमें बस हमें इसी डेविएशन को ऐड कर देना होता है, ठीक है। आप देखोगे जो आपके पास फॉर्मूला होगा उसमें लास्ट में मीन की वैल्यू को निकालते वक्त ए को इसमें ऐड कर दिया गया होगा, ठीक है। देखो तो बुक में जो फॉर्मूला दिया है वो कुछ इस तरह से है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ fi di डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ fi। तो ए यहाँ पर एज्यूम्ड मीन है और ये है जो डेविएशन हमारा आ रहा है उसका मीन। ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, पर हर बार ये वैल्यू एज्यूम्ड मीन में ऐड ही होगी, यानी यहाँ पर ये प्लस का ही साइन रहेगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती यानी हमारा एक्चुअल मीन एज्यूम्ड मीन से कम होता। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी यानी जो हमने एज्यूम किया है मीन, एक्चुअल मीन उससे ज़्यादा है। क्लियर। तो इसीलिए आप फॉर्मूले में देखना लास्ट में ये वैल्यू ऐड की गई है एज्यूम्ड मीन की वैल्यू के साथ, क्योंकि हमने हर बार xi में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया था ना, तो लास्ट में वो वैल्यू कहीं ना कहीं तो आके जुड़ेगी। तो बस उसी एज्यूम्ड मीन में ये जो डेविएशन है कि कितना डिफर कर रहा है एक्चुअल मीन, इसी को ऐड कर दोगे तो आपको मीन की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी इन दोनों को ऐड करके वो होगी 62। अब ये जो आया है ये एक्चुअल मीन है, 47.5 एज्यूम्ड मीन था, 14.5 ये बता रहा है कि एक्चुअल मीन एज्यूम्ड मीन से कितना वेरी कर रहा है। तो पॉजिटिव साइड में 14.5 वेरी कर रहा है, यानी एक्चुअल मीन एज्यूम्ड मीन से ज़्यादा है, 14.5 इतना ज़्यादा है। तो एक्चुअल मीन क्या हो जाएगा, इन्हीं दोनों का सम, एंड दैट इज इक्वल टू 62। क्लियर है। अब ये जो मीन हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाला है, इससे अगर आप किसी और मेथड से भी निकालो, लाइक डायरेक्ट मेथड से भी, तो भी आपका मीन या तो 62 या अराउंड 62 ही आएगा। यानी आप कोई भी मेथड यूज कर लो ग्रुप्ड डेटा के लिए, आपका मीन लगभग इसी नंबर के अराउंड आएगा। ठीक है। तो ये सारे मेथड्स इसलिए अप्लाई किए जाते हैं ताकि कैलकुलेशंस और आसान कर दी जाए। ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास डेटा में, तो हम इस तरह के अप्रोचेस को अप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम इसके आगे के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। Thank you and stay tuned to my channel.